फूल बनने वाली जादुई चार बहनें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोज, लिली, डेजी और सूरजमुखी नाम की चार बहनें अपनी माँ सविता के साथ रहती थी। चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गरीब थी। चारों बहनें एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहती थी। जब भी वो बाहर खेलने जाती थी तो एक साथ जाती थी। उनके घर के बाहर एक बगीचा था जो बहुत ही हरा भरा था। उनके बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। सभी बहनों को वो फूल तोड़कर इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उन फूलों को तोड़कर वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उनकी माँ सविता बाजार में फूलों को बेच दिया करती थी। सविता मंदिर के बाहर फूलों को बेचती थी। मंदिर में भक्त दर्शन करने आते हैं और सविता से फूल खरीदते हैं। बहन, ये फूलों की माला कितने की है? केवल 20 रुपए की है। बताओ कितनी दे दूं? 2 दे दो बहन, ये लो आपके पैसे। सविता पूरे दिन में 50 फूलों की माला बेच दिया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाया करती थी। सविता को अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी और बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब चारों बहनें फूल तोड़ने बगीचे में जाती है, तभी वो थोड़ा आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे चलकर उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों बहनें ये नजारा देखकर चकित रह जाती है। वो चारों इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो वहीं बगीचे में एक झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत चारों बहनों को आवाज लगाती है, बेटियों इधर आओ, मैंने आज तक यहाँ पर तुम्हें कभी नहीं देखा। कहाँ रहती हो तुम सब? बुढ़िया माँ, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, परंतु आप यहाँ इस झोपड़ी में अकेली रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तो इस बगीचे में इन फूल पौधों के सहारे ही जिंदा रहती हूँ। वो बूढ़ी औरत उन सभी बहनों को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और फिर सबसे बड़ी बहन सूरजमुखी सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर चाय पीते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा अपने जीवन के बारे में उन्हें बताती है, बेटा तुम जानते हो, मुझे यहाँ रहते हुए करीब 80 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने गए थे और अब वो वहीं रहने लगे हैं। मैं यहाँ पर अकेले रह गई हूँ और अकेले अपना जीवन यापन करती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। वो बूढ़ी औरत छुपे हुए बगीचे के जादू के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत उन चारों बहनों से कहती है कि उसके बगीचे के फूल कोई मामूली फूल नहीं है, वो जादुई और शक्तिशाली फूल है। जो भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ता था वो खुद भी फूल बन जाता था। ये सब सुनकर चारों बहनों को यकीन नहीं होता। वो बूढ़ी औरत से कुछ नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। उसके बाद काफी देर तक सब बात करते हैं। बूढ़ी औरत अपने कमरे में सोने चली जाती है। सभी बहनों को बूढ़ी अम्मा की बहुत याद आती है और वो बगीचे के सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगती हैं। दीदी, हमें ये फूल तोड़ लेने चाहिए। पता भी है कितना सुंदर फूल है ये। मुझे लगता है इन फूलों की कीमत हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तभी वो चारों बहनें एक एक फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलो दीदी, देखते हैं कि फूलों को तोड़ने के बाद क्या होता है। अम्मा की बात सच होती है या नहीं, आज पता चल ही जाएगा। इसके बाद चारों बहनें वो फूल तोड़ने ही जाती है कि तभी वो चारों बहनें फूल में बदल जाती है। अब चारों बहनें सुंदर फूलों में बदल गई थी। डेजी डेजी के फूल में बदल गई थी और सूरजमुखी सूरजमुखी के फूल में बदल गई थी। लिली लिली में बदल जाती है और रोज रोज में बदल जाती है। चारों बहनें अपना नया रूप देखकर बहुत चकित रह जाती है और वो एक दूसरे से बातें करने लगती है। दीदी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो फूल में बदल गए हैं। अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगे? अगर किसी ने हमें तोड़ लिया तो हम अलग हो जाएंगे। इतना कहकर लिली रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हमें बहुत ही जल्द इसका उपाय मिल जाएगा। अभी तुम थोड़ा धैर्य रखो।
बूढ़ी औरत की नींद पूरी हो जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि उन चारों बहनों के साथ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि सभी बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। तभी बूढ़ी औरत उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने तुम बहनों को पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस जादू को तोड़ने का एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तुम वापस पहले की तरह इंसान में बदल जाओगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और वो अकेले ही तुम्हें इंसान बना सकती है, परंतु तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। इसके लिए वहाँ पर किसी और को जाना होगा। मैं अभी इतनी योग्य नहीं हूँ कि वहाँ जा सकूं, परंतु हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। इसके बाद सूरजमुखी बूढ़ी दादी को अपनी माँ के बारे में बताती है। बूढ़ी दादी उन चारों बहनों के घर के पास जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो उनके घर पहुँच जाती है। कोई है बेटा? बूढ़ी औरत देखती है कि अंदर उन चारों बहनों की माँ बैठकर रो रही होती है। तुम कहाँ चली गई हो मेरी प्यारी बेटियों? तुम्हें अपनी माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया? पता नहीं तुम सब कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बूढ़ी औरत सविता के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी चारों बेटियां फूलों में बदल गई है। ये सुनकर सविता को बहुत दुख होता है। तभी वो बूढ़ी दादी उस जादू को तोड़ने के लिए सविता को उपाय बताती है। अब सविता ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को वापस इंसानी रूप में बदल कर दिखाएगी। बूढ़ी दादी के बताए अनुसार सविता उस जादूगरनी की खोज के लिए यात्रा पर निकल जाती है। काफी खोज करने के बाद उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। वो जादूगरनी के पास जाके कहती है, जादूगरनी जी, मैं आपके पास बहुत ही कठिनाइयों से होकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी बेटियाँ फूलों में बदल गई है, कृपया करके उनको वापस इंसान बना दीजिए। मैं आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आई हूँ। जादूगरनी एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वो बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो बहुत ही प्रचलित थी। अरे अरे, तुम तो बहुत घबराई हुई हो। तुम जरा आराम करो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटियों को वापस इंसान में बदल दूंगी। इसके बाद वो जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक जल सविता को दे देती है और कहती है, ये लो सविता, ये जल तुम अपनी सारी बेटियों को पिला देना। उसके बाद तुम्हारी बेटियां वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। सविता जादूगरनी से वो जादुई जल ले लेती है और वापस से बूढ़ी औरत के घर आ जाती है। बूढ़ी औरत सविता का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद बूढ़ी औरत सविता से वो जल ले लेती है और उसकी चारों बेटियों को वो जल पिला देती है। जल पीने के बाद ही वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाती है। वाह, हम वापस अपने असली रूप में आ गए हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दादी माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम वापस कभी इंसानी रूप में नहीं आ पाते। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम चारों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा ध्यान रहे कि अपने से बड़ों की बातों को हमेशा माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण है। समझ गई? अब आगे से ध्यान रखना। चारों बहनें बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती हैं और वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं और उसके बाद हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती हैं। एक गांव में सीता नाम की लड़की अपने पिता सचिन और अपनी सौतेली माँ सीमा के साथ रहती थी। सीमा की कोई भी औलाद नहीं थी और वो सीता के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया करती थी। सचिन विदेश की कंपनियों के साथ काम किया करता था, जिसके कारण काम के सिलसिले से सचिन ज्यादातर घर से बाहर रहता था और इसी कारण सचिन ने दूसरी शादी सीमा के साथ करी, क्योंकि 4 साल पहले सीता की मां संजना की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है।
जिसके कारण सीता के पिता सचिन अपनी बेटी सीता के पालन पोषण के लिए दूसरी औरत से शादी करता है, जिसकी खुद की कोई संतान नहीं होती। सचिन ने बहुत सोच समझ के पूरे 4 साल बाद सीता की परवरिश के लिए सीमा से शादी करी, ताकि वो अपनी बेटी सीता को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके। परंतु सीता की सौतेली माँ के आ जाने के बाद सब कुछ उल्टा होने लगता है। जैसा कि सचिन ने सोचा था, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। सचिन अपनी बेटी को हमेशा से पढ़ाई लिखाई की चीजें, वेस्टर्न कपड़े, कैंडीज, मफिंग्स आदि लाकर दिया करता था, ताकि उसे बाहर के बच्चों के साथ कम और पढ़ाई में ज्यादा मन लगे। और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ती सीता को देख सीमा मन ही मन बहुत चढ़ा करती थी। सचिन के बाहर जाते ही सीता की सारी बुक्स, महंगे वेस्टर्न कपड़े, कैंडी, मफिंग्स आदि सीता से छीन लिया करती थी, क्योंकि सीमा एक बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। सीता की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, सीता को इतने सारे कामों में लगा दिया करती थी कि उसे चैन की सांस भी नहीं नसीब हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन सीता बहुत गहरी सोच में डूबी सोफे पर बैठी होती है और खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ सीमा आती है और कहती है, क्यों रे महारानी, अभी तक तूने सिर्फ घर का काम निपटा पाया है और यहाँ मजे से बैठकर खाना खाने में लगी है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि पहले अपनी माँ को खिला दूं, फिर मैं खुद खाऊं? नहीं माँ, मैंने घर के सभी काम निपटाने के बाद ही खाना खाना शुरू करा है और आपका खाना रसोई में रखा है। जब आपको भूख लगे आप तब खा लेना। माँ, मैं सुबह से खाली पेट काम कर रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया। सीमा को सीता का ऐसे आराम से बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगा और वो सीता को गुस्से से कहती है, अगर तूने अपना खाना खा लिया हो तो यहाँ से उठ और जा, घर में रखे खाली बर्तनों को अपने साथ ले जा और नदी से पानी भर ला। ठीक है माँ, अगर घर में पानी खत्म हो गया है तो मैं जंगल जाकर नदी के पास से पानी भर लाती हूँ। इतना कहकर सीता बर्तन उठाकर जंगल से पानी भरने जाती है। सीता जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर वो नदी के किनारे पहुंच जाती है कि तभी सीता की नजर एक पेड़ पर जाती है, जहां पर लाल लाल गोल मटोल अनार लगे होते हैं, जिन्हें देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। परंतु वो अनार इतने ऊपर थे कि सीता उन्हें तोड़ नहीं पाती और बहुत कोशिश करने के बाद भी सीता के हाथ एक भी अनार नहीं आता और वो निराश होकर नदी से पानी भरकर अपने घर चली जाती है। सीता को घर पर देर से आने की वजह से उसकी माँ सीमा को बहुत गुस्सा आता है और उसे फिर से सुनाती है, आ गई अपने बाप की पागल संतान, मैंने तुझे नदी से पानी लाने को कहा था, वहाँ बैठकर पानी बनाने को नहीं कहा था, और तू इतनी देर से क्यों आई है? मुझे लगता है तू वहाँ मौज मस्ती मार कर आई है, तभी तेरे को आने में देरी हो गई ना, और इसलिए आज की तेरी सजा ये है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और अब तू अंदर जा और मेरे लिए स्वादिष्ट सा खाना बना, और अगर तुझे मैंने सुबह की तरह खाना खाते हुए देखा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? अपनी माँ की इतनी खरी खोटी बातें सुन सीता रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सीता को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उसकी माँ सीमा उससे खाने के लिए भी नहीं पूछती और खुद अकेले ही पूरा खाना खा लेती है और उसे बर्तन धोने का काम भी दे देती है। और ऐसे ही भूखे पेट खड़ी सीता चुपचाप बैठकर बर्तन धो देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भूखे पेट सो जाती है। सीता सुबह उठकर रोजाना की तरह घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करते ही सीता खाना खाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और तभी वो अचानक से डर जाती है। इधर उधर क्या देख रही है चोरों की तरह? तूने कल की तरह फिर से चोरी छुपके खाना खा लिया क्या? और मुझसे पूछा था कि नहीं? और अब तेरी सजा आज की ये है कि आज तू मेरे लिए जंगल से ताजे फल लेकर आएगी और कल की तरह तुझे देरी नहीं होनी चाहिए। कल तो मैंने सिर्फ तुझसे पानी मंगाया था, लेकिन आज तू मुझे ताजे ताजे फल लाकर खिला बिना किसी देरी के साथ। टोकरी उठा और जंगल की तरफ चली जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता खाना बीच में ही छोड़कर
टोकरी लेकर जंगल से फल तोड़ने चली जाती है। सीता जंगल जाकर देखती है कि रास्ते में सेब और केले भी लगे होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर सीता घबरा जाती है। सीता ऊपर देखकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक गुलाबी परी आती है और कहती है, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं एक गुलाबी परी हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। चलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकाल दूंगी। सीता अपनी सारी परेशानी और अपने साथ हो रहे टॉर्चर को गुलाबी परी को बताती है और ये सारी बातें सुन गुलाबी परी को बहुत बुरा लगता है। तभी गुलाबी परी अपने जादू से पेड़ पर लगे सेब, केले और अनार तोड़कर सीता की टोकरी में रख देती है और इतने सारे फल फ्रूट अपनी टोकरी में एक साथ देखकर सीता बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करती है और अपनी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सीता को इतने सारे फल लाता देख सीमा बहुत खुश होती है और उन फलों को एक साथ देखकर सीमा बहुत लालच की निगाहों से देखती है और वो सारे केले, सेब, अनार एक साथ उठाकर गांव के चौराहे पर चली जाती है जहां पर बाजार लगता है और वहां उन्हें बेच देती है, जिससे सीमा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सीमा और भी लालच में आ जाती है। सीमा घर आकर सीता को अगली सुबह जंगल फिर से इतने सारे फल फ्रूट लाने के लिए भेजती है। ऐसी ही गुलाबी परी की सहायता से सीता रोज टोकरी भर के फल फ्रूट ले आया करती और ऐसे ही रोज सीमा उन फलों को बेचकर खूब पैसा कमाती। ऐसे ही सीमा रोज बिना सोचे समझे कि सीता रोज इतना बोझ कैसे उठाकर लेकर आती है, उसे रोजाना ऐसे ही भेज दिया करती। एक दिन सीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ शायद आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं जंगल नहीं जा सकती और ना ही मैं फल तोड़कर लेकर आ पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तेरी असली माँ नहीं बल्कि तेरी सौतेली माँ हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं जानती हूँ कि तू एक आलसी लड़की है, इसलिए तू तबीयत खराब होने के बहाने बना रही है। चल उठ और टोकरी उठा और भरी हुई टोकरी वापस लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। इतना कहकर सीमा सीता के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है और सीता को धक्के मारकर टोकरी पकड़ाकर जंगल से फल फ्रूट लाने को कहती है और जोर का थप्पड़ खाने के बाद सीता रोती हुई जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बंद होती है और वो एक कार के सामने आ जाती है और सीता को चोट लग जाती है कि तभी रास्ते से गुलाबी परी गुजर रही होती है और वो सीता को घायल देख वहां से उठाकर आम के पेड़ों के नीचे ले जाती है और उसे ठीक करती है। थोड़ी देर में सीता को होश आने के बाद सीता अपनी सारी आपबीती गुलाबी परी को बताती है और ये दर्दनाक बातें सुनकर गुलाबी परी सीता की सहायता करती है और वो गुलाबी परी सीता को जादुई आम का घर देती है और कहती है, ये लो सीता, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें ये जादुई आम का घर देना चाहती हूँ। ये जादुई आम का घर तुम्हारी बहुत सहायता करेगा और इस जादुई आम के घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो चाहो, तुम जो खाना चाहो, तुम जो पहनना चाहो, तुम जो भी करना चाहो, तुम्हारी हर इच्छा ये पूरी करेगा। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज चाहिए हो तो तुम इससे अपने विश बोल देना, ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। सीता गुलाबी परी के दिए हुए जादुई आम के घर में जाती है और सीता जैसे ही उस जादुई आम के घर में जाती है तभी अचानक सीता का रंग रूप बदल जाता है और कार से लगी हुई चोट भी ठीक हो जाती है और अपने आप को इतना सुंदर और अद्भुत देख सीता बहुत खुश होती है। आम के जादुई घर में सीता देखती है कि जैसे उसके पिताजी उसके लिए वेस्टर्न कपड़े लाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़े उस घर में रखे हुए होते हैं। बहुत सी डिफरेंट कंपनी के मेकअप किट देखती है
और ये सब देख सीता बहुत खुश होती है। अब सीता बहुत खुश रहने लगती है और इसी तरह सीता जादुई आम के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी में। बाय बाय। तब तक के लिए अपना